विकास और कविता की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन विकास घर जल्दी आया तो उसे कविता घर पर मिल गई। विकास, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? कविता, नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं गई। आपके जाने के बाद मम्मी का फोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। विकास, अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, उनसे मिल आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं। तुम्हारे भैया और भाभी तो शहर में रहते हैं। कविता, हाँ, पर अकेले जाने में परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। विकास, मुझे तो ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन के बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफिस से छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। कविता, ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूंगी। अगले दिन दोपहर को कविता विकास को फोन करती है। कविता, विकास, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए? कब निकलना है? विकास, हाँ कविता, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। कविता और विकास जब गांव पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगी। कविता, माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर में किसी अच्छे अस्पताल में दिखा लेते। माँ, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से संजय की आवाज आई। संजय कविता का भाई था। संजय, हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यही इलाज कराएगी ना अब। कविता, भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं अभी अभी आई हूँ और आपका फर्ज है माँ पापा का ख्याल रखना। आप तो यहाँ जाने के बाद कभी इनसे मिलने भी नहीं आए। संजय, तुम दोनों आ जाते हो ना गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने, तो हमारी क्या जरूरत है? कविता, भैया, आपको शर्म नहीं आती? इस तरह की बातें कर रहे हो, देख नहीं रहे पिताजी की हालत? विकास, संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की जमीन जायदाद की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो, और जरूरी नहीं कि बेटी पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नजाकत को देखकर चुप हो जाता है। कविता को अपने बड़े भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। पापा, बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? कविता, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। पापा, ठीक है, मैं नौकरी के लिए अप्लाई करा देता हूँ और मैं तेरे साथ चलता हूँ। कुछ ही दिनों में कविता की नौकरी पक्की हो जाती है। अच्छे से उसके रहने का इंतजाम कर देते हैं। इस बात से संजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, पिता, तुम अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो और हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपए। संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं गया, यहाँ तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं आया। यही सब सोचकर कविता रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंखें खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं रही, अकेलापन और उदासी छाई हुई। उन्होंने एक बार कविता को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठकर रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा। कविता, पापा, आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी। कविता की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर के रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा, रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। कविता, विकास, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? विकास, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कविता, वह क्या है? विकास, यह पूरी जायदाद माँ को संजय के नाम करनी होगी, जेवर रुपया सब कुछ, नहीं तो वह यही कहेगा जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। कविता ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और जमीन जायदाद के पेपर तैयार कर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय कविता ने संजय से कहा, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, जमीन जायदाद नहीं।